कितने बच्चे आ गए? ये कौन है भाई? स्नेहिल d3x अपॉन dt क्यूब, व्हाट इज इट? जर्क? well, let others also join. Good evening, sir. Good evening. I think we should start now. देखो भाई, ये प्रखर 1 बैच होगा ना जिसकी मीटिंग है ये? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yes, देखो, sir. ये मीटिंग हमारी 40 मिनट्स के लिए है और इसका मेन पर्पस ये है कि आपके कोई जनरल डाउट्स जो हैं या जनरल क्वेरीज हैं रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर या बैकलॉग, जो मैं ये वो वर्ड यूज कर रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी समस्याएं प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर बैकलॉग हो गया, या शीट नहीं हो पाती, क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाते हैं, नंबर कम आते हैं, या फिर सर कोविड की वजह से हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या करें। ये सब मतलब ये जनरल डाउट्स हैं जो भी हैं। सब्जेक्ट वाले डाउट के लिए मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म। सब्जेक्ट के लिए आपका ऑलरेडी जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, वहां पर डाउट आपके जवाब दिए भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है शायद आपका डाउट जो है वो इग्नोर हो जाता है, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो आप फिर वो दोबारा पूछ लिया करो। डाउट पूछने में डाउट मत रखा करो आप। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो यू कैन इन्फॉर्म अस, यू कैन इन्फॉर्म और यू कैन राइट इन योर सपोर्ट ग्रुप दैट वी कैन सी। तो आज मैं थोड़ा कम बोलूंगा, मैं बस आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मेरी बात तो सुनते ही रहता हूँ सब्जेक्ट में, क्लास के रूप में। आप सब स्टूडेंट्स आज आप अपनी बात बताएं, डाउट पूछें, जो जनरल डाउट्स हैं पढ़ाई से संबंधित, जेई से संबंधित, या और कोई भी पॉइंट है तो यू कैन रेज और यू कैन आस्क हियर। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं अभी। अब मैं क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स अपना एक बार नाम बोले और फिर अपना डाउट पूछे। हालांकि मेरे पास कुछ मैसेज के थ्रू भी आ रहे हैं, बट अभी तो मैसेज की जरूरत नहीं है। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। बट अभी तो आप वॉइस के थ्रू पूछो ना यार। So you can start now, please. I'm listening. Please ask your doubts. सर 11th के बैकलॉग्स के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं? तुम 11th से 12th में कंपटीशन में प्रमोटेड हो या 11th कहीं और किया था तुमने? सर मैं 12th में ही ज्वाइन किया कंपटीशन। तो देखो, अगर तुमने 11th जहां से भी पढ़ा है, 11th कहीं कोचिंग में पढ़ा है? हाँ सर। तो 11th में जहां भी तुमने अगर कोचिंग में पढ़ा है, अगर कोई ठीक ठाक रेप्यूटेड कोचिंग है तो उनका मटेरियल सब अच्छा ही होता है। तो उनके जो क्लास नोट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो पढ़ो, उनका जो होमवर्क है, जो टाइम निकालना है वो निकालो। और यदि आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका क्लियर नहीं है अपनी पिछली कोचिंग से, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर के उस चैप्टर को 11th क्लास को पढ़ लो। ऑलरेडी शायद कुछ कुछ बच्चों ने मोहित सर से, इवन मुझसे भी रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें कुछ चैप्टर्स का एक्सेस दे दीजिए, शीट और डीपीपीस का ऑफ 11th क्लास। तो हमने सभी स्टूडेंट्स को, सभी प्रखर के सभी स्टूडेंट्स को हमने वो 11th क्लास का कंप्लीट एक्सेस दिया हुआ है, जिसमें डीपीपी, शीट और उनके वीडियो सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी सब अवेलेबल हैं। तो दैट आल्सो विल हेल्प यू। आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और उनके डाउट भी आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, बट टाइम निकालना पड़ेगा आपको। मुझे किसी बच्चे ने अभी, ये क्वेश्चन का जवाब तो मैं यही खत्म करता हूँ, बट मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अभी मुझे किसी ने टेक्स्ट करके पूछा था, शायद वो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर हम पढ़ें कैसे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब कभी बैकलॉग आ रहा है तो कभी नंबर कम आ रहे हैं, तो कभी रिविजन नहीं हो पा रहा टेस्ट से पहले। देखो भाई, वैसे तो कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हर बच्चे को इतने घंटे पढ़ना चाहिए, बट मैं जो मान के चलता हूँ कि इन जनरल जो स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है जेई की तैयारी में, अपने लिए नहीं, अपने अपने उसके बेसिस पे नहीं, मैं बच्चों से इंटरेक्शन के बेसिस पे, जिन बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं जेई में, अच्छी रैंक आती हैं, ये उनका एक व्यू पॉइंट है कि अगर जैसे आप अभी ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं तो मान लो 4.5 क्लासेस आती हैं आपकी, 4 या 5 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी होगी अभी आपकी। तो उसमें
आपको 5.5-6 घंटे लग जाते हैं क्लासेस को पढ़ने में, उनके नोट्स बनाने में। हालांकि हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपको, बट मैं तो हमेशा कहता हूं कि पीडीएफ से पढ़ना उतना अच्छा नहीं है। चाय पी रहा है, कॉफी? अमन, अबे पीले नालायक, मैं कोई चाय कॉफी को मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने अभी पी है चाय, इसलिए। हाँ, मैं अपनी बात वापस पे आता हूँ। देखो, इसने बंद कर लिया अपना माइक भी और कैमरा भी। चल ठीक है, पी, आराम से पी। तो मैं ये जो बात कह रहा था कि आपको 4.5 घंटे के लिए जो क्लासेस हैं, 4.5 घंटे की क्लासेस आपको 5.5-6 घंटे लगेंगे। दिस इज नेचुरल, नॉर्मल। उसके बाद कितने घंटे पढ़ते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। उसमें डीपीपी सॉल्व करना, उसमें शीट सॉल्व करना, और उसमें केमिस्ट्री, पर्टिकुलर केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है लाइन बाय लाइन। वो मैं अक्सर बोलता हूँ, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो भी पढ़ना होता है। उसको पढ़ने के लिए लगभग आपको 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं, कोचिंग के अलावा। तो कोचिंग के लिए 5.5-6 घंटे, और बाकी 6 से 7 घंटे और चाहिए आपको डीपीपी, शीट और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ये तो उस दिन की बात है जिस दिन आपकी क्लासेस हैं, कोचिंग है, कंपटीशन की क्लासेस आ रही हैं। और जिस दिन कंपटीशन की क्लासेस नहीं आ रही हैं तो 6-7 घंटे तो पढ़ नहीं है। बाकी के 6 घंटे में से कितने और निकाल पाओगे, दैट यू हैव टू सी। तो दैट डे ऑल्सो यू हैव टू स्टडी 9 to 10 आवर्स। 9 से 10 घंटे आपको उस दिन पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी। जिस दिन आपकी क्लास नहीं है, कंपटीशन वाली क्लास नहीं है, और जिस दिन कंपटीशन वाली क्लास है उस दिन 5 से 6 घंटे आपको लगते हैं क्लासेस को अटेंड करने में, उनके नोट्स बनाने में। इन जनरल किसी को 6.5 घंटे भी लग सकते हैं, इट्स ऑल राइट। कोई 5.5-5 घंटे में कर लेता है, इट इज ऑल राइट। उसके अलावा आपको 7 घंटे और पढ़ने चाहिए। आप 7 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, ये बच्चे टू बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चों की केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। केमिस्ट्री में बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वर्कआउट करने के लिए टाइम थोड़ा कम चाहिए होता है, क्योंकि फिजिकली ही न्यूमेरिकल साइड है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में उतने न्यूमेरिकल्स नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो यू कैन गिव डेली बेसिस 1.5 आवर। और मैथ्स को आप बचा हुआ आधा घंटा, 2.5 घंटे दे सकते हो। फिजिक्स को 2 घंटे देने होंगे, मैथ्स को 2.5 घंटे दे सकते हैं, और केमिस्ट्री को 1.5 घंटे में भी काम चल जाता है, जैसा ज्यादातर स्टूडेंट्स बताते हैं। अब बात आती है कि बच्चे बोलते हैं सर पढ़ते होंगे इतना तो हम, होंगे, पढ़ते होंगे, वो मतलब नहीं है। अगर काउंट करके देखो ना, आप सुबह से लेकर के रात तक अपना शेड्यूल और एक पेपर पर नोट करो, तो यू विल फाइंड दैट के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेल्फ स्टडी के 7 घंटे या 6 से 7 घंटे कवर अप नहीं कर पाते। आप करके देखना, आपको लगता होगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा ही कर रहा हूँ। कहाँ से ज्यादा कर रहा होगा, एक बार चेक करके देख, पता चलेगा। वो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे उन्हें भारी पड़ जाते हैं। वो उसको बढ़ा करके 6 घंटे से 7 घंटे करो, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ सुधरेगी। आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं हर 3 हफ्ते पर, 21 दिन पर, उसमें परफॉर्मेंस होगी, अच्छी आपकी आएगी। आपकी एनसीईआरटी भी कवर होगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे डीपीपी एंड शीट के। तो ये क्वेश्चन था, मुझे अभी किसी ने पूछा भी था, और हर जो मीटिंग में ये बच्चे सवाल पूछते हैं। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन वॉइस मैसेज से एनीबडी कैन आस्क। नाम बताएं और क्वेश्चन पूछें। सर सर जो सर हाँ कुछ बोलो। सर फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं सर, जैसे सर जेडी ली बाय सुदर्शन गुहा सर, वो सर रिलेवेंट है सर जे एडवांस के लिए? हाँ, रिलेवेंट तो हैं। ओलंपियाड के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट ही हैं, जेई एडवांस के लिए भी कहीं कहीं रिलेवेंट हैं, बट मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन वी हैव टेकन इन आवर क्लास नोट्स। तो कोई बच्चा अगर क्लास नोट्स अच्छे से ओके सर। पढ़ता है, सीआरटी पढ़ता है और शीट सॉल्व करता है, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो जेडीली ओरिजिनल वाली आती है, एक तो वो यस सर। गुहा सर वाली आती है। गुहा सर मेरे कलीग यस थे सर। 2004-5-6 में बंसल क्लासेस कोटा में। अच्छे टीचर हैं। टीचर तो उतने बढ़िया नहीं है, बट नॉलेजेबल पर्सन हैं। टीचर बढ़िया क्यों नहीं है, वो तो बच्चे बताते हैं कि सर यस सर। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला उनका टच है, तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है। तो बाकी तो नहीं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, 40 मिनट में उतना टाइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल बुक है जेडी ली की, उसके अंदर बहुत ज्यादा एडिशनल चीजें हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल बाय द स्टूडेंट्स टू स्टडी ऑन योर ओन। बाकी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव कवर्ड अप इन योर क्लास नोट्स, एंड दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी एंड शीट। तो अगर किसी बच्चे के अपने टेस्टों में नंबर 80-85% प्लस आ रहे हों, 90% मार्क्स आ रहे हों, और उसको टाइम बचता हो, तो वो पढ़ सकता है। और जिन बच्चों के 50%, 60% मार्क्स आ रहे हैं अपने पीरियोडिक टेस्ट में,
मत छुओ इस तरह की चीजें, जो कह रहे हैं वो करो, डीपीपी सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास नोट्स पढ़ो और 11th का भी रिवाइज करो। यही करो, इसी में टाइम निकल जाता है, यही फाइट मारते रहोगे, यू विल गेट सिलेक्टेड इन जे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। यस सर। सर सॉल्व करनी चाहिए दोबारा बोलो क्वेश्चन। सर, एनअवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉल्व सर करनी चाहिए शीट और डीपीपी के अलावा। कर सकते यस हो सर। सर कर सकते विशाल हो जोशी भी सर। हाँ, provided you have done our DPPs and sheets completely. Next question. सर 11th का जो थोड़ा पोर्शन सर वीक रह गया, उसको मतलब कैसे सर वो अच्छा करे, मतलब तो थोड़े बहुत चैप्टर्स है जो सर 11th उसके लिए मैंने बताया, हाँ, उसके लिए मैंने बताया कि मोहित सर के, एबीजे सर के, एनएस सर के और मेरे YouTube पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और एक बात याद रखना सभी बच्चों, मैं ये हमेशा कहता आया हूँ, YouTube का लेक्चर किसी भी तरीके से कम नहीं है जो आपके पेड लेक्चर्स की क्वालिटी से 1% भी उनकी क्वालिटी YouTube वालों की कम नहीं है। तो किसी बच्चे का अगर मान लो ऐसा है जो 11th में कहीं और पढ़ता था और उसका थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा वीक है, या मान लो उसकी केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी वीक है, तो वो जाकर के YouTube लेक्चर्स से गाइडेंस ले सकता है। सारे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको प्रॉब्लम है कि मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं आती है, तो व्हाई डोंट यू गो, मेरा 1-2 लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, 30-30 मिनट के, 35-35 मिनट के, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में यू कैन रिवाइज hydrogen bonding and you can become perfect in it. So that way you can study from our YouTube lectures, so that way it will be beneficial to you. Material already आपको दिया हुआ है ही डीपीपी शीट का, अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही आपको एक्सेस मिला है बच्चों की रिक्वेस्ट पर, so that portion also you can make strong. ओके सर। Next question please. अरे बोलते जाओ, पूछते जाओ अपने डाउट, मौके कम ही मिलते हैं ये पहले। एक बच्चा पूछ रहा है, गौरव, गौरव बोल के बताओ अपना क्वेश्चन। आई वांट टू लिसन योर वॉइस आल्सो। गौरव, गौरव was about to ask the question. Yes. हेलो सर। कौन गौरव? हाँ सर। हाँ बोलो। सर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक्सरसाइज 2 में 2-3 अटेम्प्ट में होते ही नहीं है, इसलिए पूरी शीट सॉल्व ही नहीं हो पाती है। 11th कहीं कोचिंग पढ़ी थी तुमने? हाँ सर। किसी बड़े कोचिंग में या ट्यूशंस पढ़े थे? कोचिंग में था, बंसल क्लासेस। देखो और बच्चे की ये थोड़ा डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है, थोड़ा माइक क्लोज कीजिएगा। हाँ, देखो ये वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर हमारा टाइम निकल जाता है और हमारी डीपीपी शीट में बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व लगता है। पहली बार मान लो आपने जैसे अभी 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किए, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उससे पहले सॉल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ा, मेटलर्जी पढ़ा, इलेक्ट्रो पढ़ा, इस तरह के जो चैप्टर्स पढ़े होंगे, मान लो जैसे मैं एक चैप्टर पकड़ के चलता हूँ, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज्ञानी हो जाओगे, नहीं, कोई भी नहीं हो पाता। तो बच्चों को टाइम थोड़ा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगता है, इसलिए तो बोलते हैं रोज आपको 6-7 घंटे पढ़ना होता है कोचिंग के अलावा। और जिस दिन आपकी कोचिंग नहीं है, जिस दिन कॉम्पिटिशन की क्लासेस नहीं आ रही, उस दिन आपको 10 घंटे पढ़ना होता है। तो आर यू श्योर दैट यू आर स्टडीइंग 10 आवर्स ऑन संडेज ऑन पर्टिकुलर दोज डेज जिस दिन आपकी क्लासेस नहीं है? आर यू श्योर दैट यू आर स्टडीइंग 6 to 7 आवर्स जिस दिन आपकी क्लासेस हैं? अगर आप 7 घंटे क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं अलग से सेल्फ स्टडी में, और 10 घंटे आप बाकी के दिन पढ़ रहे हैं, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर स्लो है तो मेरा छूट जाता है, टाइम पूरा नहीं हो पाता। स्लो होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, यू विल बिकम फास्ट इन द सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, बट ना कंप्लीट करना इज द प्रॉब्लम। आप अगर कम टाइम देते हो अपनी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, आप अगर डेली 6-7 घंटे नहीं देते हो, तो आपका ऑब्वियसली होमवर्क पूरा नहीं होगा, कहीं डीपीपी रह जाएगी,
कहीं शीट रह जाएगी तो कहीं एनसीईआरटी रह जाएगी, कहीं आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा टेस्ट से पहले, तो फिर उसका खामियाजा आपको अपने मार्क्स में भुगतना पड़ता है और फाइनली जेईई में भी भुगतना पड़ता है। आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो। मैंने एक थंब रूल बताया, सभी फॉलो करो। जिस दिन कोचिंग है उस दिन 6 से 7 घंटे पढ़ना है। अभी तो कौन सा स्कूल का भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन शायद चल रहा होगा, तो स्कूल का तो थोड़ा सा ऐसा है भाई, स्टूडेंट्स को जेईई में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। वो करें मैनेज। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं आजकल जो, हालांकि मैं ऐसा कोई बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ, ये आजकल डमी स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे पूछते भी हैं, बल्कि सर ऐसे स्कूल में ले लें जहाँ जाना ना पड़े। मैंने ये तुम्हारी चॉइस है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। बट स्कूल के साथ भी जब अगर टाइम चल रहा है आपका, तो आप ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में उतनी क्लासेस तो नहीं होती है जितना ऑफलाइन में जाना पड़ता है। तो निकालो ये टाइम, जैसे जैसे टाइम देते जाओगे आप, और खासकर संडे को और जिस दिन क्लास नहीं है, अगर 10 घंटे दे दोगे ना आप, तो आपका ये स्लो वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे यू बिकम फास्ट। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, पढ़ने के आवर्स अपने बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर पहले एडवांस sir, पीवाईक्यू करें या फिर सर एक्स्ट्रा एज? नहीं, एक्स्ट्रा एज सबसे एंड में लेनी है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 ये सब करना है, पीपीपीस करनी है, थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसकी पेज के साथ मैच करना है, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। एक आध लेक्चर कभी बैकलॉग हो जाए तो वो बात समझ में आती है, चल जाता है, इट्स ओके, इट इज मैनेजेबल। बट बैकलॉग किसी भी हालत में, किसी भी सब्जेक्ट में 2-3 क्लास से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर आपकी पढ़ाई पर आता है। और साथ में फिर एनसीईआरटी पढ़ो। इफ टाइम परमिट्स देन यू शुड गो फॉर एक्स्ट्रा एज। उसके बाद भी टाइम परमिट करता है तो यू कैन, वो सब कोई कह रहा था ना, कोई अवस्थी सर की किताब कर लें क्या, कर लो भाई, जेडीली पढ़ने क्या, उस एक्स्ट्रा एज के बाद में पढ़ लो, ये भी कर लो। और कुछ भी करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, यू कैन डू इट। बट आपके पास बहुत सारे मार्कर्स हैं, उन मार्कर्स को, उन पॉइंट्स को क्रॉस करो, उसके बाद यू विल बी फ्री टू डू एनीथिंग एल्स। जितना अच्छा मेहनत करोगे उतनी बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर रिवीजन के लिए सर कैसे मैनेज करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखो, आपका हर 21 डेज पर एक टेस्ट होता है, पीरियोडिक टेस्ट, या तो वो सीटी होगा या पीटी होगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल के सब टेस्ट होते हैं। टेस्ट आपको एक रीजन प्रोवाइड करता है, एक कारण बनता है रिवीजन का। आपका मान लो जो टेस्ट है, मान लो आपके 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री में, फिजिकल इनऑर्गेनिक में हो चुके, और आपको पता है कि मेरा टेस्ट अब संडे को होने वाला है, और आप फिर ट्यूसडे से या मंडे से ही, प्रीवियस ट्यूसडे या मंडे से ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दो, रिवीजन शुरू कर दो। अब मान लो आपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ 2-2.5 महीने पहले पढ़ा था, प्रखर 1 है तो मेरे ख्याल से फरवरी में स्टार्ट हुआ था, मिड फरवरी में समवेयर, तो मिड फरवरी में तो लगभग 3 महीने होने हो जाएंगे इसको। तो आपने 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था और टेस्ट आ रहा है संडे को मान लो, तो आप मंडे ट्यूसडे में ही टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और चैप्टर को रिवीजन करने का वैसे तरीका ये होता है कि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है डीपीपी शीट का काफी कुछ, तो आप थ्योरी पढ़ो पहले 1-1.5 घंटा उस चैप्टर, फास्ट। नोट्स तो बनाए हुए हैं ही आपने, उनको पढ़ो, मेन मेन फॉर्मूले याद करो, कोई पॉइंट्स रटने वाला है या कोई पॉइंट ऐसा है जो फैक्चुअल है, अक्सर भूल जाते हो, उस पर आप अंडरलाइन करके रखो, या मार्कर या हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करके रखो, ताकि वो रिवीजन करते समय तुरंत आंखों के सामने आए। 1-1.5 घंटा वो कर लिया। उसके बाद में आप जो है डीपीपी और शीट में से रैंडमली कुछ क्वेश्चंस ले लो, अलग अलग सब टॉपिक्स के, और उन्हें सॉल्व करो। 2-2.5 घंटे उसमें लगाओ। टोटल 3 से 4 घंटे एक बार रिवीजन करो टेस्ट से पहले, उन टेस्ट वाले चैप्टर्स का। यही करोगे इन 4-5 दिनों में, तो वो 4-5 चैप्टर्स आपके तीनों सब्जेक्ट में रिवीजन हो जाएगा। उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, जब भी तो बोल रहा हूँ भाई, जिस दिन क्लास नहीं है 10 घंटे पढ़ना ही है। अब अपने मन से पूछो कि 10 घंटे निकालते हो क्या? लिख के देखो एक पेपर पे, नहीं निकाल पाते होंगे। लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, नहीं निकाल पाते बच्चे। तो वो इस तरीके से प्रिपरेशन करो। तो आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब तक मेरे ख्याल से 2 बार टेस्ट में, 3 बार टेस्ट में अपीयर हो गए होंगे, तो 2-3 बार तो रिवीजन हो गया होगा। पहली बार जब रिवीजन करते हो तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, दूसरी बार रिवीजन करते हो तो बहुत कम समय लगता है, और तीसरी चौथी बार में आप थ्योरी पढ़ोगे ही नहीं, आप बस 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, मेन मेन क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स लॉ रिवाइज करना है, याद है वो 5 पार्ट वाला एक क्वेश्चन करवा रखा मैंने आपको राउल्ट्स लॉ में? यस सर।
उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, हो गया पूरा रिवीजन। उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, हो गया पूरा रिवीजन। ऐसी मान लो हेनरीज लॉ है, एक क्वेश्चन वही क्लास वाला सॉल्व कर लो, या एक आध क्वेश्चन डीपीपी शीट में से निकाल के सॉल्व कर लो, हो गया रिवीजन। तो यही तरीका है, और जब बार बार रिवाइज करोगे, 3-4 बार साइकिल घूम जाएगी, तो फिर ऐसा लगेगा कि सबसे फेवरेट या सबसे प्यारा सा इजी सा चैप्टर जो है वो कौन है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो दिस इज हाउ you become proficient and efficient in the chapter and the subject। बच्चे 2 साल तक पूरी तैयारी करते हैं, 11वीं 12वीं रगड़ते हैं बढ़िया से, जेई के लिए चैप्टर्स को बार बार पढ़ते हैं, तभी तो जाकर के उनको जेई में फिर अजीब सा नहीं लगता, नंबर ही बढ़िया आते हैं। तो जितनी बार रिवाइज करोगे चीजों को, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, उतनी चीजें आपको याद होती जाएंगी, फिर आपको वो पेन भी नहीं मारेगा। तो यही तरीका है, इसीलिए तो बोलते हैं, इसलिए तो टाइम चाहिए वो कि कोचिंग के साथ 6-7 घंटे और पढ़ना है, और जिस दिन कोचिंग नहीं है उस दिन आपको 10 घंटे प्लस पढ़ना है। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, ये है इंपॉर्टेंस उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नवंबर तक सर 11th की बैकलॉग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये गर्ल स्टूडेंट एक डाउट पूछा था, पहले उनको पूछने देंगे। बोलो बोलो बेटा। सर नवंबर तक हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो उसके आगे फिर क्या कैसे होगा वो थोड़ा बता दीजिए। नवंबर तक आपका जैसे सिलेबस हम फिनिश कर देंगे नवंबर एंड तक मोस्टली, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कोविड की वजह से कौन सा एग्जाम डिले होगा कौन सा नहीं होगा ये तो कौन जाने। तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका पहला अटेम्प्ट जो होगा 2022 का वो जनवरी में ही हो जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट मानते हुए हम नवंबर के एंड में सिलेबस फिनिश करेंगे, और फिर 1 महीने आपके टेस्ट होंगे, और जेई के लिए स्पेशल डीपीपीज मिलती हैं आपको। जेई के लिए 75 क्वेश्चन वाली आपको डीपीपीज मिलती हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और हर हफ्ते एवरी वीक यू विल हैव द टेस्ट, नो थ्योरी नो शीट नथिंग, वो सब हो चुका है। तो एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन विल बी देयर, एक तरीके से प्रैक्टिस होगी वो आपकी, एंड दैट विल मेक यू फर्दर ऑन अप और बेटर फॉर द एग्जाम। I hope you understood the point what we are going to do in the month of December. Okay, thank you sir. Right, next question. हेलो सर। एक बोलो एक। सर मेरे को 10-15 दिन पहले कोविड हो गया था ना, तो उसके कारण में मेरा बैकलॉग हो गया, तो उसको कवर कैसे करूं जल्दी? देखो यार, अभी सिचुएशन जो है ये कोविड की बहुत ही स्केरी है। मैं भी घर में कैद हूँ, 2 दिन में एक बार बस घर के सामने एक सब्जी वाले अंकल आते हैं, भाई साहब आते हैं, वो उनसे सब्जी ले आता हूँ। नहीं निकलता मैं बाहर, मैं भी पड़े पड़े घर में बोर हो गया हूँ, सभी बोर हो गए हैं, बट बोरिंग इज वन थिंग, एंड कोविड अफेक्ट होना, जो अफेक्ट हुआ है वो समझता है इस चीज को। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। कोविड किसी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है तो किसी को कम अफेक्ट करता है, कोई एसिम्प्टोमेटिक निकल जाता है तो किसी को सिम्टम्स हैवी होते हैं, कैजुअलिटीज भी हो रही हैं आजकल। तो ऐसे में अगर कोविड हुआ है तो मन पे बोझ मत रखो कि मेरा छूट गया। तुम कोविड पार करके पॉजिटिव होकर के फिर नेगेटिव आए हो, तो दिस इज इटसेल्फ इज ए बिग विन। तो मैं ये मानूंगा, बिल्कुल भी मन पे बोझ मत रखो, सब कुछ हम कवर कर लेंगे, जिंदा रहेंगे तब ना वे, सभी को बोल रहा हूं मैं ये। तो इसलिए मेरा कोविड पे जो इंस्टेंस है ये है, बहुत प्रैक्टिकल इंस्टेंस लेते हुए बोल रहा हूँ, अगर कोविड हुआ है तो पढ़ाई की तरफ से कोई पेन नहीं लेंगे। आपको 15 दिन 20 दिन मान लो खराब हो गए, होने दो, बट अब आप धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो। अभी भी हैवी लोड नहीं लेना है। अगर वीकनेस है या मान लो मेडिकेशन चल रहा है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे देखना शुरू करो। मेरे ख्याल से और 15 दिन बाद अगर तुम फर्मली डिटरमिन्ड हो तो यू विल कम टू द रेगुलर पेस एंड एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। खूब टाइम है हमारे पास, अभी टाइम की कोई कमी नहीं है, वी कैन मैनेज इट। नवंबर के एंड में या 3rd वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका सिलेबस अगर मान लो दिसंबर के मिड तक भी हो गया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो आप अगर शेड्यूल से 10-15 दिन अगर लेट भी चलते हो तो हालांकि ये पूरा हो जाएगा अगले 1-1.5 महीने में, पॉसिबल है, करते हैं बच्चे। नहीं भी हो पाएगा तो आपके पास टाइम रहेगा, थोड़ा मन को शांत रखें, परेशान ना हो, मैं तो यही कहूंगा। सो दिस इज फॉर द कोविड पेशेंट्स, या कोविड से जो उबर के आए हैं उनके लिए है। हैवी लोड ना लें, थोड़ा चिल जाएं, आराम रखें और ईश्वर को धन्यवाद दें, सब कुछ सही हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
सर जैसे सर कुछ सर नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं सर, उनके लिए सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें। दोबारा बोल। सर बोल रहा हूँ सर, जैसे कुछ नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं एनएसपीसी एंड एनएसपीसी, सर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें या फिर सर यही मटेरियल रिलेवेंट है? वैसे मैं तुम्हें बताऊं, एनएसईसी का जो पेपर होता है, एनएसईपी एनएसईसी के दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। चलो एनएसईसी की बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये पेपर का जो लेवल होता है ये जेई मेन से ज्यादा होता है और जेई एडवांस से 10-20% कम ही होता है, क्योंकि फर्स्ट लेवल एग्जाम है ये ओलंपियाड के लिए, तो उतना टफ एग्जाम नहीं होता है। तो वट एवर जेई के लिए आप पढ़ रहे हो, खासकर एक्सरसाइज 2 इज यूजफुल तो एनएसईसी के लिए। तो अगर वो आप कर रहे हैं और एक्स्ट्रा एज भी थोड़ा करेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। तो फिर मेरे ख्याल से एनएसईसी के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब एनएसईसी का एग्जाम आ जाए तो उससे 1-1.5 महीना पहले प्रीवियस ईयर के एनएसईसी के पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं बुक्स के फॉर्म में। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं लूंगा, बट कई रेप्यूटेड पब्लिशर्स हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल होती हैं। आप किसी बुक शॉप पर अगर बोलोगे या ऑनलाइन भी देखोगे कि भाई एनएसईसी के पेपर मिल जाएं या एनएसईपी के पेपर मिल जाएं, तो पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। इवन डाउनलोड भी कर सकते हो उनकी साइट से, उनको सॉल्व कर लेना, सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम्स। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, इस पर देखो अलग अलग टीचर्स का अलग अलग व्यू रहता है। मैं ये मानता हूं कि यार जेई की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, तो उनको लॉजिकल चीजों पे ज्यादा चिपकना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, डीपीपी शीट पूरी सॉल्व करनी चाहिए। उसी में इतना टाइम निकल जाता है कि सुंदर से नोट्स बनाना, अलग अलग कलर से लिखना, सुंदर सी कॉपी बनाना, उनको निहारना, देखो कितना अच्छी राइटिंग है मेरी, और फिर उनके नोट्स, पहले तो नोट्स बनाओ, नोट्स में भी टाइम लगता है, उसके बाद शॉर्ट नोट। मैं सपोर्ट नहीं करता। बल्कि आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें बड़ी फैक्चुअल होती हैं, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद रखने की जरूरत है, तो आई नीड टू मेक द शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स ना बना करके आप हाइलाइटर यूज कर लो, आप स्टार वगैरह लगा लो उन पॉइंट्स पर कि भाई ये 2 स्टार पॉइंट है, ये 5 स्टार पॉइंट है, या हाईलाइट कर लो ये फैक्चुअल पॉइंट है, जब भी रिवीजन करूंगा तो ये मेरी आंखों के सामने से निकलना चाहिए। तो वो कलर्ड मार्कर अगर यूज करेंगे या हाईलाइटर यूज करेंगे तो फिर आपको मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड द चैप्टर्स एंड सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीड एनसीईआरटी। मैं सपोर्ट नहीं करता शॉर्ट नोट्स के लिए। बाकी इट इज टीचर डिपेंडेंट, सम टीचर्स से मेक द शॉर्ट नोट्स, मैं कहता हूं कि आप हाइलाइटर यूज करो। शॉर्ट नोट्स के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल चीजों पर फोकस करें और चीजों को समझें, क्वेश्चन सॉल्व करें। वो ज्यादा अच्छा है कि आपको क्वेश्चन मिले और सटाक से सॉल्व कर दें आप विद इन द गिवन टाइम। तो यू शुड फील मोर हैप्पी रादर देन हैविंग द ब्यूटीफुल नोट्स, दिस दैट एंड एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड माय व्यू पॉइंट। अब हाँ हूं तो बोल दे। यस सर। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया था 11th में सितंबर के बाद, तो सर मेरे अभी भी काफी सारे डीपीपीज और शीट्स बचे हुए हैं, तो सर इस साल पे 12th के और 11th दोनों के शीट सॉल्व करने हैं, तो सर दोनों का भी क्या पॉसिबल है मैनेज करना सर दोनों? देखो पॉसिबल इन टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि अगर 12th आपका चल रहा है तो फिर आपको मान लो 4 की फ्रीक्वेंसी चल रही है, अभी कितने की चल रही है आपकी क्लासेस की? सर 4। हाँ 4, तो बाकी 3 दिन मिलते हैं आपको। वैसे तो बच्चे जैसे ड्रॉप आउट बैच होता है हमारा, ड्रॉप आउट बैच में बच्चों को 6 दिन क्लासेस दी जाती हैं और कभी कभी संडे को भी हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, पूरा पढ़ाना होता है सब कुछ। तो वो बच्चे भी मैनेज करते ही हैं। मैनेज करने में कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई चैप्टर पूरा नहीं छूटे, तो भाई एक्सरसाइज 1 कर ली, 3 कर ली, 2 के लिए होल्ड कर लिया, टाइम नहीं मिल पा रहा, बाद में कर लेंगे, किसी की कर ली किसी की नहीं करी। ये स्टैंस आपको भी लेना चाहिए। अगर आपका 11th के कई सारे चैप्टर्स के डीपीपी शीट छूटे हुए हैं तो कम से कम डीपीपी को होल्ड करके एक्सरसाइज शीट ले लो, शीट की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 हो सबका। फोन आ रहा है यार एक, चलो काट देता हूं, बाद में देखेंगे।
हाँ, तो 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एटलीस्ट ये कर लो उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद, तो यू विल से दैट आपका काफी कुछ पोर्शन उस चैप्टर का कंट्रोल में है, पढ़ा हुआ है, भले ही क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करा, तो यू विल नॉट फील दैट यू आर ब्लैंक इन दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स. So that way you can save some time by not doing the exercise 2 और एक्सरसाइज 1 और 3 के पार्ट 1 से करने से काफी कुछ कंट्रोल में आपका आ जाएगा और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक चीज पॉसिबल है और कर सकते हो. इसके लिए आप वीक में 1 या 2 दिन निकाल सकते हो अगर निकाल सके तो. यस सर. हेलो सर. हाँ बोलो. 6:32 हो रहे हैं, ये 6:40 पे बंद हो जाएगा, तो अभी 6-7 मिनट है. सर पूछ लो यार. तो पोर्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है. दोबारा बोलिए, दोबारा बोल. सर 11th का पोर्शन करने में बहुत टाइम निकल जाता है, जैसे थर्मो और आयनिक इक्विलिब्रियम में तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है करने में, तो कैसे मैनेज करें? तो यार ये है भी तो ऐसे चैप्टर ना, ये चैप्टर कोई थनोस से कम थोड़ी है. थनोस पूरी विश्व का सबसे बड़ा विलेन था. मैं तो उसे हीरो मानता हूँ, मैं विलेन ना मानता उसको. चुटकी बजा करके उसने दुनिया की सारी समस्याएं खत्म कर दी. खैर वो एक अलग बात है. ये सबसे हैवीएस्ट चैप्टर्स है जिनकी बात कर रहे हो तुम, थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक. तो भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा. थर्मो हो गया है तो आयनिक में एक काम करो, तुम बहुत हैवी पोर्शन रहने दो. अगर तुम बेसिक पीएच कैलकुलेशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के मेन फॉर्मूले, बट पॉलीवेलेंट कैटायनिक, पॉलीवेलेंट एनायनिक के हाइड्रोलिसिस वाले सब पोर्शन को छोड़ दो और टाइट्रेशंस वाले ग्राफ को भी आप स्किप कर सकते हो और सिंपल सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस कर लो, तो मेरे ख्याल से मैनेजेबल है. कई बार बच्चों को रिवीजन करते समय या पढ़ते समय कुछ चीजों में ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट टू स्किप इफ रिक्वायर्ड. हैवी चीजों को स्किप करके आसान नॉर्मल चीजें भी पढ़ लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है. जैसे आयनिक का यूज 12th क्लास में बहुत आता है, इलेक्ट्रो में भी आएगा. इलेक्ट्रो शुरू हो गया क्या आपका, खत्म हो गया क्या? नो सर, इलेक्ट्रो नहीं हुआ, अभी सॉल्यूशन खत्म हुआ है सर. सॉलिड स्टेट्स खत्म होने वाला है. हाँ ठीक है. तो इलेक्ट्रो में भी यूज आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज आएगा. तो बेसिक्स जो है वो भी अगर क्लियर होंगे ना 11th क्लास के आयनिक के और थर्मो के, तो भी 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर्स में. हाँ नेक्स्ट प्लीज. थैंक यू सर. हेलो सर. हाँ बोलो सर. 11th का जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन था ना, लास्ट के 2-3 चैप्टर ब्लॉक केमिस्ट्री वाले, वो छोड़ दिया था. तो वो कब घसाना है, वो कब करूं सर? आपका एक वीडियो में देखा था कि आप बोल रहे थे केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत यूज आ सकता है, वैसे भी वो छूट गया था, वो कब करूं? हाँ मैं वही बात बोल रहा हूँ. 11th क्लास हाँ में सर, वो मेरे भी छूट गए. हाँ अरे सुन ले. अब 11th क्लास में जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाते हैं, बोरॉन कार्बन फैमिली, ये 11th के बच्चों को बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता. उनको समझ नहीं आता ये रिएक्शन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, ऊपर से निकल जाता है सब कुछ. ये अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होता है. ठीक है 12th भी आएगा ना, तो क्योंकि केमिकल रिएक्शंस मोस्टली जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनका जो लॉजिकल बैकग्राउंड है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक जीआईसी आएगा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एक अलग से मैंने चैप्टर बना करके आपके प्रखर बैच में दिया हुआ है, आएगा वो आपके सामने. जब वो पढ़ लोगे, इलेक्ट्रो पढ़ लोगे, तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन की लॉजिक समझ में आने शुरू हो जाएंगे. उसके बाद में फिर जब आप पी ब्लॉक पढ़ लोगे 12th वाला, उसके बाद में कभी आप 11th का एस और पी ब्लॉक पढ़ लेना, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी 11th में आई थी और आप काफी कुछ कवर अप कर लोगे. हाँ लेकिन इसकी कैसे करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री कैसे कंट्रोल करना है, इसकी स्ट्रेटजी जब हमने ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाया है और जीआईसी पढ़ाया है, वहां खूब डिटेल में बताई हुई है. तो क्लास रेगुलरली अटेंड करो, मेहनत से अटेंड करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. 11th के आपके ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम्स. सर एनसीईआरटी सर लेक्चर के पहले करनी है या बाद में? नेगेटिव नहीं. सुनो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सुनो. अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे मैं अक्सर कहता रहा हूं कि जैसे मानो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर शुरू हुआ, 15-20-25 दिन तक चलता रहा, आप अपनी शीट सॉल्व करते रहे और जैसे ही उसकी थ्योरी खत्म हुई, शीट भी आधी पौनी सॉल्व हो गई,
उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, और जो एडिशनल पॉइंट्स मिले जो थ्योरी में नहीं मिले थे या नहीं समझ पकड़ पाए थे, उनको भी आपको फिर उसी थ्योरी में कहीं ना कहीं एडिशनल पेज लगा करके लिखना चाहिए। तो चैप्टर खत्म होने के बाद, हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद तब आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, दैट इज बेटर। यस सर। सर Next नेगेटिव question. मार्किंग सर हाँ, बोलो। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में कैसे करें दोबारा सर? बोलना, दोबारा बोलो। टेस्ट में सर अरे बोलो बहुत भाई, बोल। सर बोल रहे हैं सर नेगेटिव सर- मार्किंग सर एग्जाम में कैसे कम करना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग नॉलेज बेस्ड होती है, खासकर जेई एडवांस्ड के पेपर में, इवन जेई मेन में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जेई मेन में तो फिर भी एक सिंगल करेक्ट है, जेई एडवांस्ड में मोर देन वन करेक्ट वालों में ये एक चैलेंज होता है। थॉरो नॉलेज होगी, खूब प्रैक्टिस होगी, तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग का और कोई सोल्यूशन नहीं है। खासकर जेई एडवांस जब भी तो टफ है, कोई पेपर क्वेश्चंस की टफनेस से टफ नहीं होता, कोई क्वेश्चन इवन पैटर्न की वजह से भी टफ हो जाता है, पैटर्न आल्सो मेक्स द पेपर टफ। तो थॉरो प्रैक्टिस करो, थॉरो नॉलेज रखो, चैप्टर की प्रॉपरली पढ़ो, टाइम दो, तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। वैसे एक थंब रूल है कि आपके टेस्टों में 10% मैक्सिमम 15% से ज्यादा क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं उससे गलत नहीं होने चाहिए। मान लो आपने 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपके मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं तो इसको आप मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, और इवन कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो भी ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। आई थिंक वी हैव हार्डली 1 or 2 minutes to go. You can ask 1 or 2 more questions. सर रिवाइज करते समय शीट को ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए? नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रिवीजन में एक बार तो आप पहले कर चुके हो शीट को, फिर जब दोबारा कर रहे हो तो उसमें किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, बट काफी क्वेश्चंस में तो आपको फैमिलियर फील होगा। इसका मतलब पहली बार शीट उतने अच्छे से नहीं की गई है, तभी आपको दिक्कत आएगी सेकंड बार करने में। सर लैब मैनुअल करनी चाहिए सर 11-12 की सर केमिस्ट्री में सर लैब हाँ, लैब मैनुअल अभी ना पढ़ो तो बाद में पढ़ सकते हो, अभी तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लैब मैनुअल जेई एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए, और अभी स्कूल की रिक्वायरमेंट आ रही हो तो यू कैन गो थ्रू। लैब मैनुअल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जेई एग्जाम, बट दैट वी कैन स्टडी लेटर बिफोर द एग्जाम। सर बोर्ड्स के लिए अभी से पढ़े या बाद में? बोर्ड के लिए वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासेस। इस बार हमने जो बच्चे 2021 के बोर्ड के लिए थे, हमने कुछ टीचर्स से क्लासेस रिकॉर्ड करवाई और 50, 60, 70% तक उनका सिलेबस बोर्ड के लिए दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में और बायोलॉजी में। बायोलॉजी मतलब नीट वाले बच्चों के लिए, तो वो हम आपके लिए भी प्रोवाइड करवा देंगे क्लासेस, रिविजन क्लासेस काइंड ऑफ थिंग, कि बोर्ड में किस तरीके से आंसर देना है, क्या है। तो अभी अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आपका बोर्ड कंप्लीट हो ही रहा है। इंग्लिश वगैरह हम बाद में भी दे सकते हैं, अभी मेरे ख्याल से ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बच्चा अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो उतनी तो उसका अकल होनी चाहिए, या उतना दिमाग तो उसका चलना ही चाहिए कि इंग्लिश को लास्ट में 1-1.5 महीने में कंप्लीट किया जा सके। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर हम खुद की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? अबे यार समझ में ना आया, तुम 2 बोल रहे थे। सर आप जैसा बोल रहे हैं मतलब 6-7 घंटा डेली देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, तो वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? पबजी ना खेल के, वीडियो गेम्स ना खेल के, यूट्यूब पर ज्यादा ना रह के, भाई बहनों से झगड़ा कम करके, टीवी के सामने ना बैठ के, समझ गया? हाँ सर। सर मैं ऑस्वर्ड वॉकर मेथड बार-बार भूल जाता हूँ, तो क्या करें? भैया बार-बार पढ़। चलो अब टाइम कंप्लीट हो रहा है, ये मेरे पास ये मैसेज भी आ रहा है कि मीटिंग इज अबाउट टू एंड। चलो एक क्वेश्चन और। सर फिजिकल केमिस्ट्री में सर आपके नोट्स? हाँ, फिजिकल में नोट्स मेरे काफी सफिशिएंट हैं, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी तो एक बार पढ़नी चाहिए ताकि कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले। तो एनसीईआरटी पढ़ने से कम आपका बोर्ड भी तो कवर अप हो रहा है ना, तो बोर्ड की तरफ से टेंशन कम हो जाती है। तो एनसीईआरटी इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बीट फिजिकल, सर एनसीईआरटी भी पढ़े सर या